आप लोग उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आज इस क्लास को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए सभी दोस्तों एवं भाई बहनों के पास। दूसरा नंबर सवाल से आज हम शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एरर आ गया है, तो दूसरा नंबर सवाल से शुरू करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इंडिका किसकी रचना है बताइएगा। 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इंडिका किसकी है? चाणक्य की है, मेगास्थनीज की है, हर्षवर्धन या कालिदास की है? इंडिका किसकी रचना है प्यारे साथियों? तो इंडिका जो है ये किसका है? मेगास्थनीज, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किस गुप्त शासक को शासक को लिच्छवी दुहित्र कहा जाता है बताइएगा। लिच्छवी दुहित्र किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को या स्कंदगुप्त? तो किस गुप्त शासक को प्यारे साथियों लिच्छवी दुहित्र कहा जाता है? याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? समुद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान जो हुआ करते थे उसको हम लोग क्या कहते थे? संधि विग्रहिक या महासप्रति, पिलुपति? तो इसको हम लोग क्या कहते थे? महापिलुपति, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सॉरी, ये क्या है? महाबलाधिकृत, ये ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल इस प्रश्न का राइट होगा। कौन जो है महिला संत थी बताइएगा। निम्न में से कौन महिला संत थी? मीरा, अंडाल, कराइकल या इनमें से सभी? बताइएगा। 2019 के एनुअल और 2021 के बोर्ड मॉडल में पूछे गए क्वेश्चन है। महिला संत थी बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। उम्मीद है कि इस बार 2025 में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इस पीडीएफ में आपको आंसर भी इंक्लूड किए गए ताकि आपको रिवाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और आंसर लेने के लिए साथ ही साथ पीडीएफ एक साथ ही आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विथ रवि। तो निम्न में से महिला संत जो थी क्या थी? मीरा, अंडाल या कराइकल या इनमें से सभी? तो महिला संत जो था प्यारे साथियों वो कौन था? बिल्कुल इनमें से सभी जो था क्या था? महिला संत थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी बताइएगा। हिस्ट्री के 2019 एग्जाम, 2021 के बोर्ड मॉडल में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क? धम्म की शुरुआत किसने किया था बताइएगा। जी हाँ, 6 नंबर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अशोक ने किया था। किसने? अशोक, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ये देख सकते हैं 2020 के बोर्ड मॉडल और 21 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क से या मुसोलिनी से? समुद्रगुप्त की जो तुलना है प्यारे विद्यार्थियों वो कौन से यूरोपीय शासक से की जाती है? ये जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है हम लोग नेपोलियन से करते हैं। किससे करते हैं? नेपोलियन से करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के जो सवाल है आपसे पूछे भी गए आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था, बिंदुसार था, अशोक था या कुणाल था? मौर्य वंश के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं। फटाफट से इस लाइव क्लास को शेयर करेंगे सभी भाई बहन दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है कौन है? चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, अशोक या कुणाल? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने कुछ इसी प्रकार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। सभी का आंसर उम्मीद है कि राइट आएगा और जल्दी जल्दी से आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या इसका आंसर राइट होगा बताइएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है सभी का क्या आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं, चंद्रगुप्त, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त जो होगा ये मौर्य वंश के संस्थापक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट होगा।
चलिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइएगा। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, तक्षशिला में या वेलगोला में या उज्जैनी में। यहाँ पे चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, तो ये सरवन वेलगोला में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था बताइए। फटाफट से सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जी हाँ, 10 नंबर सवाल का जवाब क्या रहा सभी का? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानने वाला था, तो प्यारे विद्यार्थी ये उज्जैन धर्म को, सॉरी जैन धर्म, क्या जैन धर्म, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहा है। जैन धर्म को क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य धर्म अपना मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था बताइएगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक था, कुणाल था या संपत्ति था या बृहदत्त था। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन था, बृहदर्थ। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या होगा बताइएगा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और क्या होगा, बृहदर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिए गए। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था बताइए। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कोषाध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष या पन्याध्यक्ष या लवण्या अध्यक्ष। काफ़ी नाम में जटिलता है, लेकिन सवाल तो निश्चित है कि आपकी बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। हिस्ट्री में आपको बख्शा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान जो है वो कौन थे, तो ये जो है पन्या अध्यक्ष है प्यारे साथियों। कौन थे, पन्या अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में देखने को मिल रहा है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी बताइएगा। मौर्य वंश की राजधानी जो है प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पे थी, फटाफट से आंसर सभी का आना चाहिए। तो मौर्य वंश की यहाँ पे राजधानी कहाँ थी, विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर। मौर्य वंश की राजधानी जो है प्यारे साथी ये कहाँ पे थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ करती थी। कहाँ पे, पाटलिपुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था बताइएगा। मौर्यकालीन यहाँ पे कलिंग राज्य जो है कहाँ पे स्थित था, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। फटाफट से बताइए, राइट आंसर सभी का आना चाहिए। उम्मीद है कि सभी का आंसर फटाफट से आएगा और आप लोग 2025 में इसको तहलका मचाएंगे। मौर्यकालीन कलिंग राज्य मेरे साथियों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में क्या है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। केंद्रीय मंत्री था, राजकीय कर संग्रह अधिकारी था या मुख्य न्यायाधीश था या अंतःपुर का रक्षक था। तो इसमें जो समाहर्ता कौन था मौर्य शासन में, 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। राजकीय कर संग्रह अधिकारी इसमें क्या था, समाहर्ता था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहे हैं। मौर्य काल में ब्रहदेय क्या था, मौर्य काल में जो ब्रहदेय था ये क्या था एक प्रकार का बताइएगा। क्या पशुदान था, धन दान था या भूमि दान या कृषि दान था। मौर्य काल में ब्रह्मदेय क्या था बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। तो ये जो था एक प्रकार के भूमि दान था प्यारे साथियों। क्या था, एक प्रकार के भूमि दान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। अशोक का अपना व्यक्तिगत जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, शैव धर्म था या वैष्णव धर्म था। अशोक का व्यक्तिगत धर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस धर्म से प्यारे साथियों, बौद्ध धर्म, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा बताइए। जापान में भेजा, मिस्र में या वर्मा में या सिंहलद्वीप श्रीलंका में। तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था, तो ये जो है याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका में भेजा था। कहाँ पे, श्रीलंका में भेजा था। अशोक किस वंश का शासक था बताइए। काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। उम्मीद है कि फिर से ये 2025 में ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा।
याद रखिएगा। देख सकते हैं 2010 के एनुअल एग्जाम, साथ ही साथ 2014 के एनुअल और 2020 में भी पूछे गए सवाल, साथ ही साथ बोर्ड मॉडल भी है। देख सकते हैं 2021 में 2000 में एनुअल में बोर्ड मॉडल था, यानी ये गेस क्वेश्चंस था, पूछा गया, और 21 में भी पूछा गया है। और आज हम इसको गेस कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आपके ये 2025 वाले सवाल में भी देखने को मिलेगा। तो अशोक किस वंश का शासक था? याद रखिएगा, अशोक जो है ये प्यारे विद्यार्थियों मौर्य वंश का शासक था। कौन से वंश का? मौर्य वंश का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बना? उपगुप्त का, उपाली का, या राधा गुप्त का, या ऑप्शन नंबर नागसेन का? याद रखिएगा, अशोक जो है कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बना था? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा उपगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। राजगृह को नगर वधु का नाम था, बताइए, माधवी, अम्बपाली, या शिष्य रक्षित, या सालवती? राजगृह को नगर वधु का नाम था, बताइएगा, माधवी, अम्बपाली, या तिष्यरक्षित, या सालवती? कुछ अजीबो प्रकार के नाम दिए गए हैं, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि पूछा गया है इसलिए इसको कराना बिल्कुल उचित समझते हैं, और आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, जो कि सलावती इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार, या कौटिल्य? ऐसा क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इसका सोल्यूशन और आंसर भी पीडीएफ में इंक्लूड किए गए। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वो है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? 22 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल सभी का कौटिल्य आ रहा है, जो कि 100% प्यारे साथियों आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्यारे साथियों कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या थी? तक्षशिला में थी, उज्जैनी में, या तोसाली, या पाटलिपुत्र? बताइएगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात करना है। तो सभी का आंसर फटाफट से आ जाना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ पे थी? कलिंग की राजधानी प्यारे विद्यार्थी ये जो था 23 नंबर क्वेश्चन, ये कहाँ? बिल्कुल तोसा, कहाँ पे? बिल्कुल तोसाली, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा है। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? यानी आर्यभट्ट जो है ये कहाँ के रहने वाला था? मालवा का, कश्मीर का, तक्षशिला, या पटना का? आर्यभट्ट जो है कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट याद रखिएगा ये जो है ये पटना के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पटना के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? क्या ताम्रयुगीन नगर कहा जाता है, कांस्य युगीन नगर, या लौह युगीन नगर, या इनमें से कोई नहीं सा? यानी इनमें से कोई सा नहीं, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। 4 ऑप्शंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बनाया गया। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो द्वितीय नागरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? इसको जो है लौह युगीन नगर कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या कहा जाता है? लौह युगीन नगर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख, जी हाँ, सारनाथ का अभिलेख, या गिरनार का अभिलेख, या बोगजा कोई का अभिलेख, या मथुरा का अभिलेख? देख सकते हैं नाम अजीबोगरीब है, लेकिन हिस्ट्री में इस प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेगा। नाम ही है, इसका इतिहास तो पुराने ज़माने की जितने भी इसमें हिस्ट्री है सभी को इंक्लूड किया गया। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख ये क्या है? तो ये क्या है? बिल्कुल बोगजा कोई का अभिलेख है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था?
हम आपके सामने जो क्वेश्चंस डील कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से डील यहाँ पे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, साथ ही साथ एकदम ईजी वे में समझा भी रहे हैं और आराम आराम से सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको हाई स्पीड में देखना चाहते हैं तो अपना अपना स्पीड बैक बढ़ा लीजिए और इसको स्पीड करके भी आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप एक बार इस क्लास को पूरा देखें, उसके बाद दूसरी राउंड भी क्लास को चलाएं और 1.5 के स्पीड में इस क्लास को देखें, क्योंकि दूसरी बार जब आप इस क्लास को देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो सेल्यूकस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है आपको। चलिए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया, ये सवाल आपसे किया जा रहा है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस अभिलेख में है, 10वें शिलालेख में किए गए हैं या 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या 13वें शिलालेख में। तो याद रखिएगा 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, आपको ये दो ऑप्शन है देखने को हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा वो 13वें शिलालेख होगा, क्योंकि ये जो होगा ये तो आपको बिल्कुल ऑप्शन दिया ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। चीनी यात्री फाहान किस शासक के काल में भारत आया। काफ़ी एमबीबीआई सवाल है प्यारे मित्रों। ऐसे जो सवाल देखने को मिल रहा है ये फरहान के बारे में, ये लगभग कितने बार भी पूछा जा चुका है। आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम 2014 में जो पूछा गया उसको तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए कि 2014 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछे गए, बट ऐसा नहीं है। ये कई बार आपकी बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है फरहान के बारे में। ये चीनी यात्री है। फाहान किस शासक के काल में भारत आया था ये पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, या अशोक के या कनिष्क के। देख सकते हैं आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चंस का जवाब क्या आएगा, बता सकते हैं आप लोग। तो बिल्कुल बताने का प्रयास करें और आंसर भी जान लीजिए। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहान जो है भारत में प्रवेश किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। मेगा स्थनीज जो है, मेगा स्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदरगुप्त। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने पूरी तरह से दिख रहा होगा। क्वालिटी बिल्कुल एचडी होगी और क्वेश्चंस की क्वालिटी तो हाई है ही, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपके बिहार बोर्ड के लिए एकदम एक्यूरेट है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो उस समय जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सभी का आंसर है, राइट आंसर होगा। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में जो है सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया। प्रयाग अभिलेख में, एरन अभिलेख में, या मेहरौली अभिलेख में, या मथुरा अभिलेख में। जी हाँ दोस्तों किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो ये जो मिलता है ये एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। किसमें, एरन अभिलेख, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। बाणभट्ट की रचना कंदावरी में किस शासन का वर्णन, किस शासन काल का वर्णन किया गया है। तो ये जो वर्णन किए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, हर्षवर्धन के बारे में इसमें वर्णन किया गया। किसके बारे में, हर्षवर्धन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। हर्षवर्धन जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है। गुप्त संवत जो है घटोत्कच 300 ईस्वी में, या श्री गुप्त के द्वारा 309 से 10 ईस्वी में, समुद्रगुप्त गुप्त के द्वारा 324 ईस्वी, या चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 20 ईस्वी में। तो गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। आर्यभट्ट ने, बारह विहीर ने, या कालिदास ने, या विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की जो रचना है 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बिल्कुल सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा, बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। क्या तीन ही में इसका राइट आंसर आ जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी दिखाना होगा, तो बिल्कुल दिखाना होगा। कुमार गुप्त जो है ये यहाँ पे पटना में प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो कुमार गुप्त था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है।
ये 10 में, 17 में और 21 में पूछा गया सवाल है। स्वर्ण काल के जो नाम से जाने जाते हैं वो क्या नाम, कौन से जाने जाते हैं, तो वो गुप्त काल था। गुप्त काल जो है ये स्वर्ण काल के, भारत के स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है, 2, 4, 8 या 10। तो अर्थशास्त्र में टोटल के टोटल विवाहों का जो वर्णन किया गया वो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किए गए। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। याद रखने वाली बात है। ऑप्शंस नंबर क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब जो होगा सी जो होगा राइट आंसर। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो बताइएगा। तो ये जो है प्यारे विद्यार्थियों 2011 में पूछा गया सवाल है। तो ये जो है क्या हुआ था बताइए, अर्थशास्त्र की रचना जो है कब हुई थी। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास में मात्र 40 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाएंगे और 40 क्वेश्चन को अगले वाले सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय के जो छात्र था वो कौन था, वो हेन सॉन्ग था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में देखने को मिल रहा है। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, तो ये समुद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों 40 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एमबीबीआई साबित होगा। बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में ऐसे सवाल जो है 100% आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही साथ ये जितने भी क्वेश्चन थे सभी आए हुए क्वेश्चन है, तो इस पर और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है कि सवाल जो है 100% आएगा ही आएगा। तो आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों रखते हैं इतना ही। आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आज की इस क्लास को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ सभी भाई बहन एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए।